मेरा नाम नितिन है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ हमेशा मेरी सास को कोसती रहती कि मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। देखना तेरी सास का कितना बुरा होगा। मुझे अपनी माँ की बातों पर बहुत ही गुस्सा आता था क्योंकि मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी थी। मैं तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। मेरी सास हर हफ्ते मुझे बाज़ार ले जाया करती थी और हज़ारों की मुझे शॉपिंग करवाती थी। फिर मेरी माँ मेरी सास को बद्दुआएं क्यों देती थी। एक दिन मैं अपने सहेली के साथ बाज़ार चली गई और उसी दुकान पे चली गई जहाँ से मेरी सास मुझे शॉपिंग करवाती थी। दुकानदार ने मुझे अकेला देखा तो रोते हुए मेरे पैर पर गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और मुझसे कहने लगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ जो भी किया था तुम्हारी सास के कहने पर किया था क्योंकि वह मुझे इस काम के बहुत अच्छे पैसे दे रही थी। दुकानदार के कहने पर मैंने कमीज़ उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई क्योंकि मेरी सास ने तो जब मेरा रिश्ता बहुत अमीर घराने से हुआ था तो सारे ख़ानदान की लड़कियां मुझसे जलने लगी थी कि यह सब 4 दिन की चांदनी है। फिर अंधेरी रात। आज जब मैं नहा धोआ कर नीले रंग का जोड़ा पहनकर अपने गोरे गोरे हाथ में चूड़ियाँ डाल रही थी तो मेरी बुआ की बेटी मुस्कान चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाज़ार लेकर जा रही है। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मुझे हंसी आने लगी थी। मेरी सास मुझे बाज़ार लेकर जा रही थी, लेकिन इसमें इतना जलने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर मुस्कान मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी सास क्यों हर हफ्ते तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए दिल्ली के बड़े बाज़ार में लेकर जाया करती हैं। हमारे शहर में क्या बाज़ार की कमी है जो तुम्हें शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मैं जान गई थी कि वह बहुत ज़्यादा जल रही है, इसलिए मैं ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि इनका पैसा है और उनकी मर्जी। मेरी सास अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे दिल्ली ले जाया करती थी, मुझे पूरी दिल्ली घुमाती थी और फिर महंगी महंगी शॉपिंग करवाती थी और वहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मुझे खाना खिलाती थी। तो मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता है। मैं तो उनकी मोहब्बत देखकर खुश हो जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान दूसरों की नज़र से मुझे बचाए। मुस्कान मुझे देखकर बहुत जलने लगी थी और जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। मैं गुनगुनाती हुई एक बार खुद को शीशे में देखने लगी। यह सूट भी मुझे मेरी सास ने दिलाया था जो बहुत ज़्यादा महंगा था और मुझ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो वह मुझे बहुत दुआ देने लगी। अभी तो मैं उनके घर भी नहीं गई थी और वह मुझे इस कदर मानने लगी थी। चलो ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। मैंने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे आवाज़ में मुझे जाने को कह दिया और मैं अपनी सास के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में हम दिल्ली के बहुत बड़े बाज़ार में पहुंच चुके थे। शॉपिंग के नाम से मैं इस कदर खुश हो जाती थी कि मुझे अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा और बदले हुए अंदाज नज़र ही नहीं आते थे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी सास ने मुझे बहुत कीमती कपड़े दिलाई, साथ में उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिलाई और खाना खाते हुए मेरी सास मुझसे कहने लगी, अगले दिन तुम शॉपिंग पर यही कपड़े पहन के आना। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि इतने महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग पर आने की क्या ज़रूरत थी। मैं इन बातों को उनसे कहना नहीं चाहती थी क्योंकि किसी अमीर घर के लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं, इसलिए जैसे वह कहती थी मैं वैसा ही करती थी। वह खुद भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी और बहुत अच्छे से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल जाती थी। शॉपिंग से फ्री होने के बाद मेरी सास मुझे दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना भी खिलाया करती थी क्योंकि उन्हें खुद भी खाना खाना बहुत ही पसंद था। वह खाने की और शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। दुकान वाला भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था, इसलिए हमें देखते ही वह हमारे लिए खाना लगा दिया करता था, जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। खाना खाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि चलो बहुत देर हो गई है, अब घर के लिए निकल जाते हैं।
मैं कुछ सुकून से कार में बैठकर आंखें बंद कर ली और मुझे पता ही नहीं चला कि घर कब आ गया। मैं अपने घर पहुंच गई। घर आने पर जब गाड़ी रुकी तब मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि नितिन बेटी चलो तुम्हारा घर आ गया है। मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला था। मैंने सारे शॉपिंग बैग उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने कहा कि अगले दिन शॉपिंग पर इससे भी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आना। तुम उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। अपनी सास की बात पर मैं शर्मा गई थी। वह मेरी इसी तरफ से खुलकर तारीफ़ किए जा रही थी। मैं सोचती कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मोहब्बत करने वाली सास मिली है। वरना लोग तो सास को लेकर कैसे कैसे बातें बनाया करते हैं कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा था। मेरी दोस्त राखी भी अपनी सास की बहुत बुराइयां करती थी, लेकिन मेरी सास तो शादी से पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने मंगेतर को तो मैंने एक दफ़ा देखा था और वह भी तस्वीर में, लेकिन मेरी सास से तो मेरी मुलाकात हर हफ्ते होती थी। शुरू में मेरे लिए यह सब बहुत ही अजीब था, लेकिन जब मुझे इनकी आदत हो गई थी। मैं शॉपिंग बैग उठाकर जब घर में आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कोई 6-7 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने शॉपिंग बैग अपने कमरे में रखे और माँ के कमरे में चली गई और माँ पूजा कर रही थी और रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी बेटी को कभी सच का पता न चलने देना। मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दे। इस प्रार्थना पर मैं हैरान हुई थी और फिर माँ को अपने कमरे में लेकर आ गई। उन्हें सारी शॉपिंग दिखाने लगी। वह खामोशी से मेरा साथ शॉपिंग देख रही थी, फिर मेरे चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुस्कुरान में एक अजीब सा दर्द महसूस होता था। माँ मुझे आराम का कहकर चली गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था और खाना खाने के बाद मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी बाकी की बहनें ऊपर छत पे थीं, इसलिए नीचे सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी माँ उन्हें मेरे सास के सामने नहीं आने देती थी और ना ही मुझे अपनी शॉपिंग अपने बहनों को दिखाने देती थी। बिस्तर पर लेटकर मैं अपने मंगेतर सूरज की सपने देखने लगी। वह दूसरे शहर में काम करता था और वहाँ पे रहता था। वह एक पढ़ा लिखा सुंदर लड़का था। उसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाती, लेकिन शायद भगवान ने उसे मेरे ही नसीब में लिखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाले औरत ने कराया था, जहाँ मेरी माँ काम करती थी। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा अमीर लोगों ने मेरा रिश्ता तय किया था। पता नहीं वह कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात अपनी सास से हुई तो उनका मिजाज और मोहब्बत भरा रवैया देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि पापा के देहांत के बाद मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी और हम 4 बहनों की देखभाल करती थी। जैसे तैसे हमारा पेट पाल रही थी। मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मुमकिन नहीं था। अचानक एक दिन माँ ने मुझे बताया कि बंगले वाले मालकिन ने मुझे एक रिश्ता बताया है और वह लोग अमीर घराने से हैं। तो मुझे लगा कि उनके पास शायद काम करने वाले किसी नौकर का रिश्ता होगा, लेकिन एक बड़ी से काले रंग की गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर आके रुकी। लड़के की माँ यानी मेरी सास उतरकर घर में आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अमीर खानदान से लग रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मेरे हाथ में 2000 के कई नोट रख दिए और रिश्ता पक्का कर दी। मैं तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैंने यह फैसला हम सबके लिए किया है। कभी अपनी माँ से गिला मत करना और हमेशा खुश रहना। मुझे उनकी बात बहुत ही अजीब लगी थी और समझ में नहीं आई थी। इतने बड़े घराने से रिश्ता को भला मैं क्यों ऐतराज़ करती। और फिर सूरज को फ़ोटो देखकर मैं अपना दिल हार बैठी थी। मेरे साथ मेरी सास ने मेरे छोटी बहनों के हाथ में भी काफ़ी सारे पैसे रखे थे। मुझे अब भी शॉपिंग कराने लेकर जाती थी तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ दिलाती थी। सच कहूँ तो इस रिश्ते ने हमारे घर के हालात ही बदल दिए थे। अब तो माँ ने दूसरों के घरों में काम करने के जाना भी छोड़ दिया था। मेरी सास से हमारे घर इतना कुछ देती थी कि माँ को काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मगर मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई थी कि मेरी माँ ने मेरी सास के लड़के से रिश्ता तय कर दिया और दूसरी तरफ मेरी सास को बुरा भला क्यों कहती थी।
यह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया था। वैसे तो मैं 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता हुआ था मेरी सास ने पढ़ाई के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। उनका कहना था कि बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी है, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उनके साथ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती थी तो वहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ भी इंग्लिश में सवाल जवाब किया करती थीं। इसलिए मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था और आगे की पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज वाले स्टूडेंट को दिल्ली के फेमस जगह पर घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है। मेरी मैम बोली, सब साथ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। यह सब सुनकर मैं भी हाँ कर दी थी। 3 दिन बाद हम सब लोग दिल्ली के ट्रिप पर निकल गए थे। दिल्ली के मशहूर जगह पे ले गए तो रास्ते में वही बाज़ार आया तो मैं सबको बताई कि यहाँ पर एक मशहूर चाट वाला रहता है, वह बहुत मशहूर है। सब लोग वहाँ से छोले भटूरे खाते हैं। हम सब छोले भटूरे वाले के पास पहुँच गए और जब उसने मुझे देखा तो पहचान गया, और मैं अपने सास के साथ नहीं थी बल्कि अपने सहेलियों के साथ थी। तो उसने इशारे से मुझे कोने में बुलाया। मैं पास गई तो वह रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ मैं बहुत मजबूर था। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूर इंसान को बहुत कुछ गलत काम करवा देती है। बेटी मैंने वही सब किया जो तुम्हारी सास ने मुझे करने को कहा था। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और वह कई महीनों से अस्पताल में भर्ती है। मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी सास ने मुझे इसकी कीमत बहुत अच्छा दी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत घटिया हरकत की थी। मैंने एक दफ़ा भी यह नहीं सोचा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतना गलत काम कर सकता हूँ। जबकि मैं हैरान होकर उस छोले भटूरे वाले को देख रही थी जो बहुत रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, अंकल शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हर हफ्ते आपके यहाँ छोले भटूरे खाने आते हैं। छोले भटूरे वाले कहने लगा कि बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ कैसी औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हारे छोले भटूरे में नशे की दवा मिला दूं। इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें छोले भटूरे में नशे की दवा मिलाकर खिलाया करता था। मैं अपनी बेटी के इलाज को लेकर खुदगर्ज हो चुका था, लेकिन सच तो यह है जब से मैं तुम्हारे साथ यह हरकत शुरू की है मेरी बेटी की हालत और भी ख़राब हो गई है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसा पाप के पैसे से अपनी बेटी का इलाज करा सकता हूँ। मैं यह बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है। वह मुझे कभी भी तुमसे बात नहीं करने देता। छोले भटूरे वाले की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, अंकल मेरी सास को ऐसा करने की भला क्या ज़रूरत आ गई। बेटी आपकी सास ने पैसे के लालच देकर मुझे यह काम करवाया। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त जब मेरे पास आ गई तो मैंने उनसे सारी बात बताई। यह छोले भटूरे वाले मेरे साथ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी सास मुझे क्यों नशे की दवा देना चाहेगी, वह तो मुझे बहुत प्यार करती है। तब मैं मुझसे बोली, तुम्हारी सास कैसी औरत है यह तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन एक बार तुम ही बताओ, यह छोले भटूरे वाला इतना गरीब है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि यह छोले भटूरे वाला सच बोल रहा हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा हो जो तुम्हें पता ही नहीं हो। यह गरीब छोले भटूरे वाला झूठ नहीं कह रहा। यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर है जो तुम्हें नहीं पता। अपने टीचर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं वापस घर चली आई। मेरी माँ भगवान के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी, और मेरी सास को आज भी बुरा भला कह रही थी। मैं फ़ौरन माँ के पास ही बैठ गई और कहने लगी, माँ मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा यह किस तरीके की दुआ मांगती हो, और तुमने अगर आज सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के होश उड़ गए और कहने लगी, नितिन कैसी बात कर रही हो। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई तो माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मेहनत करके खिलाया और बड़ा किया है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझ में काम करने की ताकत नहीं थी।
तभी मेरी मालकिन ने कहा कि हर हफ्ते मैं तुम्हें 1 दिन के लिए दिल्ली भेजा करूं, तो बदले में मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे घर का खर्च निकल जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुझे दिल्ली भेजने के लिए तेरे रिश्ते का ड्रामा करना पड़ेगा। तेरा किसी लड़के से रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि जिस लड़के का फ़ोटो तुझे दिखाया गया था वह अनजान लड़का था। दरअसल तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम करवाती है। जिस बंगले में मैं काम करती थी वह तेरी सास की दोस्त है और उन्होंने तुझे देखा था। उन्होंने रिश्ता हमारे घर भेज दिया। तेरी खूबसूरती देखकर वह औरत मुंह मांगे रकम देने को तैयार हो गई थी। मैं सोचने लगी कि तुझे कुर्बान करके बाकी बेटियों का फ्यूचर सही हो जाएगा, लेकिन तू हर हफ्ते जब पैसे लेकर घर आती तो मेरा दिल तड़प उठता था और मुझे एहसास होता कि मैं अपनी सगी बेटी के साथ कितना गलत काम कर रही हूँ। एक दिन मैंने मालकिन से कहा कि यह सब ख़त्म कर दो, लेकिन वह मुझे धमकी देने लगी कि वह सारी बात तुझे बता देंगी। तेरी माँ ने खुद तुझे भेजा है, इसलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआ देती। मुझे डर था कि जिस दिन तुझे यह सब पता चलेगा तू मुझसे नफ़रत करने लगेगी, इसलिए मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुझे कभी सच का पता न चले। वह औरत जो तेरी सास बनी बैठी है तुझे दिल्ली ले जाती है, पहले शॉपिंग करवाती है और फिर छोले भटूरे वाले से तुझे नशे की दवा मिलाकर खिला देती है। गाड़ी में बैठाकर तुझे गहरी नींद आ जाती है, फिर वह तुझे एक होटल में ले जाती है। कुछ घंटे के लिए तेरा सौदा करती है। तू इतनी खूबसूरत है कि बेहोशी के हालत में भी तुझे खरीद लेते हैं लोग। आज जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी माँ का भी कसूर है जितना उस औरत का है। छोले भटूरे वाले ने तो अपनी बेटी के इलाज के लिए जो किया मजबूर में किया, लेकिन मैंने यह सोचकर तेरी इज्जत दांव पे लगा दी कि इस तरह से हमारे घर का हालात बदल जाएगा, बल्कि मेरी बेटियों का फ्यूचर भी संवर जाएगा। 3 बेटियों की खातिर मैंने तेरी खुशी और तेरी जवानी कुर्बान कर दी। माँ का यह सच मेरे ऊपर कयामत बनकर गुजरा था। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी सगी माँ मेरे साथ इतना गलत कर सकती है। मुझे राखी की बात याद आ गई थी कि यह सब कुछ दिनों की ही चांदनी है और फिर अंधेरी रात। सच में उसकी बात पूरी हो गई थी। मैं 4 दिन की चांदनी देख चुकी थी और अब सिर्फ अंधेरी रात बाकी बची थी। मैंने रोते हुए माँ के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे पैसे और जेवर नहीं चाहिए, मुझे बस इस दलदल से निकाल दो। मैं इस तरह अपने आप को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। माँ ने मुझसे वादा किया कि वह आज के बाद मुझे उस औरत के साथ कभी नहीं भेजेगी और ना ही उसे मेरी कोई रिश्ता होगा। सारे खानदान वालों को माँ ने मेरे रिश्ते टूटने के बारे में बता दिया था। जो कोई भी आया था वह मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था। मेरा घर, मेरा घमंड सब कुछ चकनाचूर हो गया था। वह औरत जो मेरी सास बनी बैठी थी, माँ के मना करने पर उसने मेरी माँ के साथ बहुत झगड़ा किया। फिर 3 दिन बाद हमें पता चला कि उस औरत का तेज़ कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और वह इस वक्त मर गई। माँ हमें लेकर दूसरे शहर आ गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और हम बहनें की शादी हो गई है और माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ मेरा दिल कांप उठता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।